हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे भर्ती 2024-25 को लेकर, जो कि परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न लिया है। और इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो होने वाला है, जो कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और कुछ साइंस के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। तो मेरी उम्मीद से आपको ज़रूर अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट भी हो सकते हैं। अगर आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है, तो ज़रूर ही ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी या एलपी टेक्नीशियंस, इन सभी के लिए फ़ायदेमंद ये वीडियो हो सकते हैं। तो ये वीडियो और ख़ास करके कमज़ोर छात्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये बात मैं क्यों बोलता हूँ आगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। और मेरे करने से पहले आप ज़रूर वीडियो रोक कर करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो मेरे उम्मीद से आप कॉपी कलम लेकर ज़रूर बैठे होंगे। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। एक समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके आंतरिक कोणों का योग 2700 डिग्री है। तो मैं विकर्ण की संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ना कि भुजा की संख्या। कहीं ना कहीं इसमें आपको दो फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो भुजा निकालने वाला फार्मूला, और दूसरे बाद विकर्ण की संख्या ज्ञात करना। ये दो फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी आपको, है ना? ठीक है। तो योग से रिलेटेड, आंतरिक कोणों के योग से रिलेटेड एक फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये योग बराबर होता है, यानी यांत्रिक कोण का योग होता है, जो कि आपको 2700 डिग्री दिया है। एन यहाँ कहा जाए तो एन मतलब भुजा, यानी बहुभुज की कितनी भुजा है, ये बात होगी। तो चलिए यहाँ से भुजा फाइंड कर लेते हैं। तो n-2 इंटू 180 बराबर योग कितना दिया हुआ है, 2700 डिग्री। तो यहाँ से कटाइए पिटाइए, देखिए कितना आंसर आता है, एन का मान क्या आता है। तो यहाँ से एक जीरो खत्म। 18 से काट सकते हैं क्या, देखते हैं। 18 एका 18, बच गया यहाँ से 9, 18 पंचे 90, हाँ 15 बार में। तो यहाँ से देखा जाए तो n-2 बराबर 15। तो n का यहाँ से मान देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 17, यानी भुजा 17 निकला। अब हमें विकर्ण की फार्मूला पता होनी चाहिए। हमने योग से तो भुजा की संख्या निकाल ली कि 17 है, तो विकर्ण की फार्मूला पता होनी चाहिए। तो विकर्ण का क्या फार्मूला होता है, n इंटू n-3/2। ये आपके विकर्ण के लिए होते हैं, ठीक है। यानी विकर्ण अगर आपसे पूछा जाए तो ये विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है। एन मतलब भुजा, यहाँ भी एन का मतलब क्या है, भुजा। और आपने एन का मान कितना प्राप्त किया, 17। 17 और गुना 17 में जाएगा 3/2। तो ये 17 गुना 17 में 3 जाएगा तो 14/2। तो यहाँ से कटा 17×7 = 19 नहीं 119 निकल जाएगा आपका विकर्ण। तो ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट देखिए कीजिए इस क्वेश्चन को। कहा जा रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए मैं इसको फिगर से समझाने का कोशिश करता हूँ। आपके पास दो वृत्त है, एक और एक और, दो वृत्त, ठीक है।
यहाँ पर देखिए एक की त्रिज्या जो है आपके पास 11 दिया है और दूसरी की त्रिज्या आपके पास 3 दिया है। ठीक है, यानी एक का त्रिज्या आपके पास 11 है और एक की त्रिज्या 3 है, और दोनों के बीच यानी दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 17 है। तो ये 11, ये 3, ये बाकी बचा हुआ कितना होगा, 11 3 14, तो ये बचा हुआ 3 17। लेकिन इससे कोई लेना देना है नहीं, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 17 है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाली जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी वह कितनी होगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? यानी कहने का मतलब ये जो स्पर्श रेखा है वो कितनी होगी, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बनेगा। चलिए मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो ये दूरी आपको 17 दे दिया है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला दूरी आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ से सीधा सीधा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालने के लिए एक चीज आपको याद रखना होगा कि रूट अंडर इस दूरी को डी मान रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, केंद्र के बीच की दूरी है, इसको डी मान रहे हैं। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस इस वाले त्रिज्या को बड़ी आर, इस वाले त्रिज्या को छोटे आर मान रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो है जितना ये है उतना ही ये भी होगा, है ना। इसका मतलब ये भी बड़ी आर है, बड़ी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ये इसको आप पुट कीजिएगा, आप आराम से आंसर पा सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं। तो डी कहने का मतलब कि दूरी कितनी दी है, 17, 17 का स्क्वायर माइनस बड़ी वाली त्रिज्या कितनी 11, छोटी वाली त्रिज्या कितनी 3, यही ना है छोटी वाली त्रिज्या 3, या तो इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए, दोनों एक ही बात है, इसका स्क्वायर। यहाँ से देखा जाए तो कितना होगा 289 माइनस 11 में 3 गया 8, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 64। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 15। और सेंटीमीटर में सब कुछ था तो ये भी सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरी उम्मीद से आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो पुनः रिवाइंड करके देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और इस तरह के ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, तो ज़रूर इस तरह का क्वेश्चन आप कर जाएं एग्जाम में, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट चलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप का लिया है, कीजिए आप लोग, इसका क्या आंसर होगा बताइए। तो चलिए मेरे हिसाब से देखिए, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल का गुणनफल द्वारा क्या दर्शाया जाता है। यानी कहने का मतलब विस्थापन को आप किससे सूचित करते हो, एस से, बल को आप किससे सूचित करते हो, एफ से, यानी एस और एफ का गुणनफल क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि कार्य, यानी वर्क डन बराबर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्य, है कि नहीं। कितना बल लगाया, कितना विस्थापित हुआ, तभी तो कार्य होगा, है कि नहीं। तो ये इसका राइट आंसर कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, 58 पर पावर 96, 56 पर पावर 25 और 89 पर पावर 28 में इकाई स्थान कौन सा आएगा, नहीं इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कौन सा होगा। अगर यहाँ पर 58 का पावर 96 करने बैठ गया तो आपका बहुत टाइम लगेगा, तो थोड़ा बहुत कुछ रूल वूल पता होनी चाहिए। वो क्या रूल, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 58 पर पावर
96 है तो आपको 96 नहीं लेना है, इसको 4 से लगा दीजिए। देखिए कितने बार में, क्या ये पूरे पूरी कट रहा है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ ये 96 24 बार में पूरे पूरी कट रहा है। पूरे पूरी कट रहा है तो आप पावर 4 रख दीजिए। नहीं कटता तो कुछ शेष बचता तो उसके पावर में शेष रख देते हैं। इस बात को आगे हो सकता है किसी और क्वेश्चन में समझ में आए। हालांकि कहने का मतलब क्या, अगर पावर में 96 इसको 4 से कटाएं तो ये पूरे बार 24 बार में कट गया, शेष कुछ नहीं बचा। इसका मतलब शेष 0 बचा। तो 0 नहीं तो आपको 4 लेना है शेष, यानी इस पर 4 रख देना है। अगर पूरा पूरी कट जाए तो, अगर जैसे यहाँ पर 97 रहता तो शेष 1 बचता कि नहीं, तो यहाँ पर 58 पर पावर 1 रखते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा समझिएगा बात को। अब क्या है आपके पास 56 पर पावर 25। इसका भी पावर कटा सकते हो लेकिन नहीं भी कटाओगे चलेगा, क्योंकि इसका एक रूल बताऊंगा अभी दोस्त, क्यों नहीं कटाना चाहिए 56 पर पावर 25। अब यहाँ पर 89 पर पावर 28 है, इसको आप 4 से कटाओगे तो 7 बार में पूरे पूरी कट जाएगा। तो पूरे पूरी कटने का मतलब कि पावर 4 ले लेना है। पावर क्या करना है, 4 ले लेना है, जिसमें पूरे पूरी कट जाए उसका। अब लास्ट का यूनिट पकड़ना है, लास्ट का यूनिट पकड़ना है। लाइक हमको हमसे इकाई स्थान पूछा है, तो यानी 8 पर पावर 4 कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 कीजिएगा ना, तो लास्ट में कितनी आएगा, ये बात ध्यान देना है। तो देखिए 8 8 64, 8 8 64। अब इसका ही लास्ट डिजिट गुना कर दीजिए, यहाँ 4 और यहाँ भी 4, 4 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 16। यानी इसमें जो इसको पूरा गुना कीजिएगा तो लास्ट में 6 आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा। यानी इस पूरे को पावर, यानी इसको गुना कीजिएगा जितनी भी बड़ी गुना हो, लेकिन लास्ट में 6 होगा, क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है। इधर क्या है नहीं है गुना के बाद, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें इकाई स्थान के बारे में पूछा जा रहा है। अब मैंने इसको इसलिए नहीं कहा कि कटाइए, क्योंकि देखिए 6 पर पावर आप कुछ भी डाल लीजिए, जैसे 6 पर पावर आप 2000 क्यों ना डाल दें या 200 क्यों ना डाल दें, वह लास्ट में यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। इधर जो भी आए लेकिन लास्ट में 6 ही रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए 56 पर यहाँ क्या है 6, 6 पर पावर कुछ भी रहे लास्ट में 6 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 6। अब यहाँ पर 9 पर पावर 4 कीजिए, 9 पर पावर 4, 9 पर पावर 4 करने का मतलब कि 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। तो यहाँ से देखा जाए तो 9 9 81, और यहाँ से देखा जाए तो 9 9 81। अब इसका यूनिट डिजिट गुना कर दीजिए, 1 गुना 1, तो लास्ट में 1 ही आएगा। लास्ट में क्या आएगा 1, यानी गुना में 1। अब इसी को गुना कर लीजिए तो क्या आया 6 4 के 36, तो लास्ट में आपको कितना दिखा 6। इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट करा रहा हूँ तो थोड़ा स्पीड को घटा लीजिएगा, अगर लग रहा है कि स्लो है तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। आपकी मोबाइल में ऐसी सिस्टम होगी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, कीजिए इस क्वेश्चन को। वन मिनट होल्ड ऑन। ओके, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया था दोस्त, इसलिए रिप्लाई देना पड़ा। यदि 3y प्लस वाई 3y बराबर 8 हो तो वाई स्क्वायर प्लस 1/y² का मान क्या होगा। थोड़ा सा विचित्र लग रहा होगा देखने में प्रश्न, लेकिन नहीं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो ये क्या है 3y प्लस 3/y बराबर 8 है। तो अगर हमको कहीं ना कहीं y प्लस 1/y का वैल्यू पता चल जाता तो मेरा ये काम हो सकता था।
मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आराम से ये काम हो सकता था। तो यहाँ से 3 ऊपरे में ना दोनों में है, तो 3 को कॉमन ले लीजिए ना, तो यही बनेगा। इससे 3 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो ये यही बनेगा, बराबर में 8। ये गुना में है तो इधर जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, भाग में। तो ये क्या बना, 8/3। हाँ, मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। और आपसे अब पूछा जा रहा था y² + 1/y²। तो यहाँ पर पावर 1 वाला है और यहाँ पर पावर 2 में जाना है। तो सिंपल सा क्या करते हो, आप इसका स्क्वायर करते हो और 2 घटा देते हो। अगर यहाँ भी प्लस है और यहाँ इसका पावर 1 और इसका पावर 1 और जाना है पावर 2 में, तो सीधा सा सिंपल सा करना है क्या, 8/3 पर पावर 2 करना है और -2 घटा देना है, और आप अपने राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ से देखिए, तो 8 8 64 और 3 3 9 -2। इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 3 18 घट जाएगा, तो कितना होगा, 14 में 8 गया 6 और 46/9, और इसको सोल्व कीजिएगा तो 5.1/9 राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे उम्मीद से इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखिए लोचा यहाँ पर यह है कि आपको दिया है इस टाइप में और पूछ रहा है यहाँ पर इस टाइप में। इसमें 3 उन कुछ नहीं है और इसमें 3 लगा हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो इस 3 को बाहर निकाल लीजिए, इस 3 को जो है बाहर निकाल लीजिए। तो 3 को जैसे ही आप बाहर निकालिएगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, और ये 3 बाहर निकलने में ये गुना में रहता है। किस में रहता है, गुना में। इसको भाग इधर लाइएगा तो ये भागा में चेंज हो जाएगा, और सिंपल सा ये चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगा, और इस चीज़ से आप इस चीज़ तक पहुंच सकते हो आसानी से, है ना? तो मेरे उम्मीद से बात को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए दोस्त, मैं इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, इजी, मॉडरेट, हार्ड, सभी टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ, क्योंकि हमें पता है दोस्त, हमारे पास जो भाई है, व्यूवर है, कहीं ना कहीं सभी टाइप के हैं, जो अच्छे भी हैं, जो बिल्कुल वीक भी हैं। तो मैं सभी को लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि सभी की, यानी इस वीडियो से सभी को बेनिफिट हो सके। आप समझ रहे हैं? तो चलिए, और मैं अधिकतर एग्जाम टाइप क्वेश्चन को लेता हूँ, ना तो मैं ज़्यादा इजी लेता हूँ, ना ही ज़्यादा बहुत हार्ड लेता हूँ। बात समझ रहे हैं? और बहुत हार्ड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इतना हार्ड क्वेश्चन मैं करा दूंगा और एग्जाम में वो कभी आए ही ना। अगर आ भी जाए तो आप बना ना पाओ। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको 100% क्वेश्चन करना है। बात समझ रहे हैं? आप 90% क्वेश्चन भी करते हैं ना, फिर भी रिजल्ट होगा, और 90% में 80% भी सही करते हैं, तब पर भी रिजल्ट होगा। बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि आप 100% ही क्वेश्चन को करो। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को ध्यान रखना है, ज़्यादा ना हार्ड के चक्कर में पड़ना है, ना ही बहुत ज़्यादा लो के चक्कर में पड़ना है। आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस तैयारी करनी होगी। बात समझ रहे हैं? और अगर रेलवे का आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मैथ और रीजनिंग और साइंस, ये चीज़ें बढ़िया होनी चाहिए, तब जाकर आप कहीं ना कहीं रेलवे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाइएगा। इसके लिए बेसिक यही है। आप सोचते हैं जीके, जीएस, ये सब, या करंट अफेयर, ये सब मायने रखता है? नहीं दोस्तों, ये सब मायने रखता है, लेकिन उतनी भी नहीं जितना आपका वेटेज मैथ, रीजनिंग और साइंस से रहेगा रेलवे के एग्जाम में। बात समझ रहे हैं? तो इस बात को थोड़ा समझिए और कोशिश कीजिए मैथ, रीजनिंग, साइंस की प्रैक्टिस करने का, जो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप जीके मत पढ़िए, पढ़िए, लेकिन जीके के पीछे उतना पागल मत होइए। बात समझ रहे हैं? जीके, करंट अफेयर भी पढ़ा कीजिए, जैसे जिसका शॉर्ट, जैसे कि जो 1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो करंट अफेयर के लिए बना रहा है, उस वीडियो को इग्नोर कीजिए, बेहतर रहेगा।
आप जो उन वीडियो को चुनिए जो 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर का वीडियो दे रहा है, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा और उससे उसमें कम टाइम भी आपको मतलब कि लगेगा और ज़्यादा मिलेगा भी। तो बेहतर है इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, वहाँ के बाद आपकी इच्छा, मेरा काम है थोड़ा सा सजेस्ट करना। बात समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए इस क्वेश्चंस को। पिनाकी भगवती से 9 साल छोटी है। 13 वर्ष बाद भगवती पिनाकी से 1.2 गुना बड़ी होगी, तो पिनाकी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पिनाकी की वर्तमान आयु को P मान लेते हैं और भगवती की वर्तमान आयु को B मान लेते हैं। तो इसने कहा है भगवती से 9 साल छोटी है कौन? पिनाकी, यानी पिनाकी छोटी है, तो पिनाकी की उम्र को हम X मान लेते हैं। तो इसका मतलब भगवती 9 साल बड़ी होगी पिनाकी से, तभी तो ये छोटी होगी 9 साल, है कि नहीं? या तो आप इसके साथ -9 लगा दीजिए या इसके साथ +9 लगा दीजिए, दोनों एक ही बात है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो कहता है 13 वर्ष बाद, मैंने इन दोनों की वर्तमान आयु को मान लिया। ये वाली जो डाटा है ये वर्तमान आयु है। क्या है? वर्तमान। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब कहता है 13 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब ले लेते हैं 13 वर्ष बाद। 13 वर्ष बाद, तो इसमें भी आप 13 वर्ष ऐड करोगे, x+13 यानी पिनाकी की x+13 हो जाएगा और इसका x+9+13 हो जाएगा। कि 13 वर्ष बाद की बात करेगा तो दोनों में ना आप 13 वर्ष जोड़िएगा। तो इसने कहा कि पिनाकी से 1.2 गुनी बड़ी हो जाएगी, यानी होगी, यानी ये पिनाकी का 1.2 गुना के इक्वल है। ये बात कहा दूसरे लाइन में, और हमें दूसरे लाइन से ही आंसर मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो दूसरे लाइन से ये इक्वेशन बन गया। तो अब पिनाकी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, यानी जो एक्स की वैल्यू निकलेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं एक्स का वैल्यू क्या निकल रहा है। तो ये हो जाएगा 1.2x प्लस, इसको गुना कीजिएगा तो 12 या 36 और 12 का 12 3 15, 12 का 12 3 15, 15 पॉइंट इतना इतना हो जाएगा। बराबर में x प्लस 13 9 22। ठीक है, तो इधर घटा दीजिए इसको, तो ये यानी x वाले को एक साइड लेते आइए और बिना x वाले को एक साइड लेते जाइए, जो भी इसका कैलकुलेशन हो। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 0.2x बचेगा, क्योंकि इधर ये x जो है इधर आके घट जाएगा तो 0.2x बचेगा। बराबर में इसको उधर ले जाइएगा, यानी 22 में आप 15.6 को घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 11 में 5 गया 6 में 6.4, कितना हो जाएगा 6.4। तो यहाँ से कटा पिटा के देखिएगा तो ये 32 वर्ष ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि पॉइंट में अगर दिक्कत होती है आपको अगर, तो आप यहाँ से पॉइंट उड़ाकर भी सोल्व इसको कर सकते हो। अगर पॉइंट में गुना उना करने में आपको प्रॉब्लम होता है या भाग लगाने में, तो आप पॉइंट उड़ाकर भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट, चलिए, किसी मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों की अवधि में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 11.25 है, तो वो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका कहने का मतलब कि CI और SI का आपका अंतर दे दिया है 11.25। ठीक है, और आपके पास रेट दे दिया है 5%, और आपके पास टाइम दिया है 2 ईयर यानी 2 वर्ष। तो आप मूलधन बताओ कि कितना होगा वो, यानी मूलधन बराबर होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लॉन्ग मेथड से करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे और टाइम भी ज़्यादा लगेगा सॉल्व करने में।
तो मैं 2 वर्ष के लिए, ये जो टाइम 2 वर्ष के लिए जो CISI का अंतर होता है उसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ। 2 वर्ष का CI और SI का अंतर बराबर जो होता है PR²। PR², इसको ध्यान में रखना है। यानी PR², यानी सीधा सीधा कहने का मतलब समझिए, PR% का स्क्वायर, इतना। तो अब यहाँ पर पुट कीजिए, आपको ये चीज दिया हुआ है कितना, 11.25। मूलधन आपको ज्ञात करना है और 2 वर्ष के लिए मैंने ये फार्मूला बताया। तो रेट कितना है, 5%, यानी 5% गुना 5%, ये चीज आपको करना है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, देखिए। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो ये 11.25 और ये आ जाएगा आपका P इंटू 25, और नीचे में कितना, ये परसेंटेज उठकर नीचे में 100 आएगा, ये भी परसेंटेज उठकर नीचे में 100 आएगा। तो आप ऐसे यहाँ से कर सकते हो, और इधर का पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे में 100। तो 100 से 100 एगो खत्म, 25 से इसको देखिए कटा के कितना बार में कटता है। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के देखा जाए तो P बराबर 11.25 गुना 100 बटे ये 25 नीचे में है ना। तो कटाइए, 25 चौके 100। तो यहाँ से P बराबर क्या आ गया, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 10 की 0, 4 1 4, 1 5, 4 4500, कितना आ गया 4500। तो ये आपका राइट आंसर 4500। तो ये फार्मूला आप लगाकर निकाल सकते हो। हालांकि 3 वर्ष का भी CISI का अंतर का फार्मूला होता है, जिससे उससे भी आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर 3 वर्ष रहता, यहाँ पर 3 वर्ष रहता, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला लगाना है, CISI का अंतर, CISI का जो अंतर होगा 3 वर्ष के लिए, 3 इयर्स के लिए, आसानी से निकलेगा, आपको ज़्यादा तम्मा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये फार्मूला बता रहा हूँ, PR² 300 माइनस 300 प्लस R/100 का क्यूब। ये फार्मूला लगाइएगा, 3 वर्ष का CISI का अंतर आसानी से निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये 3 वर्ष के लिए है और ये 2 वर्ष के लिए है। P रेट परसेंट का रेट परसेंट ये है। नेक्स्ट, चलिए, रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी। यदि उसकी आय में 30% वृद्धि हो जाती है, जबकि व्यय में 40% वृद्धि हो जाती है, तो उसके नाम मात्र का बचत जो है, नाम मात्र बचत 750 कम हो गई है। तो रूमी की प्रारंभिक आय की याद कीजिए, उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी। तो बनाइए वीडियो रोक कर, उम्मीद करते हैं कि आपने बनाया होगा। तो चलिए मैं करा रहा हूँ। तो 3 बातें डिपेंड करता है, आय, उसके बाद व्यय, उसके बाद बचत। ठीक है। तो मान लीजिए रूमी जो कमाती थी 100 का कमाती थी, बचाती थी 20%, यानी 100 में से 20% बचाती थी, इसका मतलब 20 बचाता था। इसका मतलब वह खर्च कितना करता था। तो आपका जवाब होगा 100 में 20 बचा रहा है तो 80 खर्च कर रहा है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे होंगे तो यह प्रश्न आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है। अब कहता है कि उसकी आय में 30% वृद्धि हो जाती है, यानी 100 में 30% की वृद्धि कीजिए। 100 का 30% कितना, तो आपका जवाब होगा कि 30 होगा। आराम से आप निकाल कर देखिए, 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। इसमें 30 की वृद्धि कीजिए तो कितना हो जाएगा, 130, यानी बाद में जो उसकी आय हो गई 130 हो गई।
और उसके बीआई में 40% वृद्धि हुआ है। यानी ये जो खर्च कर रहा था, बीआई कर रहा था, इसमें 40% वृद्धि हुआ है। अगर 80 का आप 40% निकालिएगा तो कितना निकलेगा? तो आपका जवाब होगा 32। यानी इसमें 32 की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब कहने का मतलब 112 की अब जो है उसका बीआई हो गया है 80 से बढ़कर 112 है। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं हम, ठीक। तो उसने कमाया 130 बाद में पहले तो 100 कमाता था, 80 खर्च करता था, 20 बचाता था। प्रारंभ में ये क्या है? प्रारंभ में आप ये कह सकते हो कि ये प्रारंभ में था, ये बाद वाली बात है। ये क्या है? बाद वाली बात है। बात समझ रहे हो? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, जल्दी बनेगा और गलती होने की चांस कम होगी। तो 130 कमा रहा था, 112 खर्च कर रहा था, तो वो बचा कितना रहा था? मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, वो आखिर बचा कितना रहा था। तो देखिए 8 और 2 में 1 किया, 1, 18। क्या बचा रहा था? 18 बचा रहा था। यानी 130 कमा रहा था, 112 खर्च कर रहा था, तो बचा कितना रहा था? 18 बचा रहा था। तभी तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 130 होगा, है कि नहीं? तो अब जो कहता है कि इसकी बचत में कमी जो हुई है, पहले 20 बचत हो रहा था, अब 18 बचत हो रहा है। तो बचत में जो कमी हुई है कितने यूनिट की हुई है? तो आपका जवाब होगा कि 2 यूनिट की हुई है। और इसी 2 यूनिट का जो मूल्य है, जो वैल्यू है, वह 750 है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक आय, प्रारंभिक आय आपने कितना माना? 100। कितना माना? 100। तो आपको 100 की वैल्यू निकालना है। आपके पास 2 की वैल्यू 750 है, आपसे 100 की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 2 को 100 बनाने के लिए क्या कर सकते हो? 50 से गुना कर सकते हो। तो आप इसको भी 50 से गुना कर दो, तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका राइट आंसर। यानी 00 पचम 25 7 पचे 35 2 37, यानी 37,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, वीडियो रोक कर या रिवाइंड करके। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा दोस्त। बात समझ रहे? नेक्स्ट, चलिए। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है। पता नहीं कितनी लेती है, नहीं पता। 4 वर्षों के बाद ऋणदाता को धनराशि का 9/5 भाग वापस कर देता है, तो ब्याज की दर कितनी थी? चलिए, सिंपल सा एक चीज तो दिख रहा है कि आपके पास टाइम दिया गया है 4 साल। आपके पास मूलधन नहीं पता है कि नहीं? नहीं तो रेट, आपसे रेट पूछा जा रहा है, रेट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब क्या, कैसे निकालिएगा? यहाँ पर कहा रहा है कि धनराशि का 9/5 भाग वापस कर देता है, यानी 4 वर्ष बाद, यानी कुल मिलाकर 9/5 भाग वापस करता है धनराशि का। तो यहाँ पर ये जो 9/5 है, इसी में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। इसी में क्या छिपा हुआ है? तो अब नीचे वाले डाटा को मूलधन मान लीजिए, नीचे वाले डाटा को मूलधन, यानी P बराबर कहा जाए तो 5 है, ठीक है। P बराबर कहा जाए तो 5 है। ऊपर वाला डाटा आपका अमाउंट है, यानी मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन। इसका मतलब इसमें मूलधन प्लस SI है, यानी मूलधन, यानी इसका मतलब कहा जाए तो इसमें मूलधन प्लस SI है ना? तो आपका मूलधन तो 5 है, तो SI कितना होगा? 4। तभी तो आप कह सकते हो कि 9 बना है कि नहीं? तो आपके पास यहाँ पर SI 4 यूनिट है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो आप आराम से रेट फाइंड कर सकते हो कि कोई सा भी फार्मूला लगाकर साधारण ब्याज का P/T/R/100 लगाकर बना सकते हो, है ना? SI का फार्मूला लगाकर, या तो फिर ब्याज दर के लिए मैं सिंपल से एक फार्मूला लगाता हूँ। ब्याज दर निकालने के लिए ब्याज गुने 100 अपॉन मूलधन गुने समय, मूलधन गुने समय, मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि है तो यही साधारण ब्याज का ही फार्मूला है, कोई दूसरा चीज
नहीं है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, शायद बिजली कट हो चुकी है, थोड़ा सा 1 मिनट। हेलो, बिल्कुल आ रहा है ठीक आवाज। तो ठीक है, तो ब्याज, ये बिल्ली लग रहा है। ब्याज आपके पास कितना है, यानी एस आई कितना, मैंने कहा कि 4 है, इन दोनों का अंतर ही एस आई है। यानी ब्याज 4 है गुना 100, मूलधन कितना माना 5, नीचे वाले डाटे को आप मूलधन माने, और टाइम कितना है 4 वर्ष। बस यहाँ से फाइंड कीजिए, ये आ गया, ये 20 बार में कट गया, तो ये आपका 20% राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:3 यानी 3:3:4 है। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल 32√5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी? समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी? तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा फिगर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें आपकी जो भुजाओं का अनुपात दिया है 3, 3 और 4, अनुपातिक वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है, तो आप इसमें एक्स वैक्स लगा सकते हो। ये 3x है, ये 3x है, ये 4x है। हालांकि यहाँ पर आप हीरोन का फार्मूला लगा कर निकाल सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि हीरोन का फार्मूला लगाना बेस्ट रहेगा। बेस्ट मतलब कि बेकार रहेगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हो बिना हीरोन का फार्मूला लगाए भी। तो चलिए इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप यहाँ से लम डाल दीजिए, क्या कीजिए, लम डाल दीजिए। तो ये जो 4x आधार है ये 2 भाग में बट जाएगा, यानी 2 भाग में बढ़ जाएगा, यानी ये 2x और ये 2x है ना। आपका जवाब होगा कि हाँ ये बात तो सही है। तो आप यहाँ पर जैसे ही लंब डालें तो ये 90 डिग्री। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं अगर इसका नेमिंग कर दूँ ABC और इसको D मान लेता हूँ, तो ADC में एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है ना। तो आप यहाँ पर पाइथागोरस, पाइथागोरस तो नहीं लगा पाओगे आप, पाइथागोरस ही लगेगा, नहीं ट्रिपलेट नहीं लगा पाओगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते, ये वाली एडी की लंबाई निकाल सकते हो क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ आराम से निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगाकर। तो पाइथागोरस लगाने का मतलब क्या, AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। ये मैं क्यों निकलवा रहा हूँ इस बात को थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है। तो AC कितना है, 3x है, 3x का स्क्वायर। हालांकि मैं इसको मन ही मन कैलकुलेट करके निकाल सकता हूँ, लेकिन हो सके कितनों को समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एडी क्या है, एडी हमें फाइंड करनी है, एडी क्या करनी है, फाइंड करनी है, तो रहने देते हैं। डीसी कितनी है, 2, 2 दूनी यानी 2x का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा साफ से लिख, देखिए दोस्त राइटिंग मेरा किसी भी तरह हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको प्रश्न करने से मतलब है, मेरी राइटिंग जो भी हो, क्योंकि मेरा राइटिंग आपको काम नहीं आएगा कि मेरा लिखावट क्या है नहीं है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा, तो 3 3 9 x स्क्वायर, ये घटकर इधर आ जाएंगे 4x स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा तो ये 5x स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर लाइएगा उठा के, तो √5x आ जाएगा AD का मान। इसका वैल्यू √5x आ जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज तो आप फाइंड कर लिए। तो आप त्रिभुज का एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, ठीक है।
तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है पढ़ा होगा हाफ आधार गुने ऊंचाई। ये चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, आपके पास क्षेत्रफल है 32√5। हाफ बी कौन सा वैल्यू ले लीजिएगा, बी कहा जाए तो ये बी सी आपका आधार है। बी सी क्या है, आधार है, नहीं 4x। हाइट क्या लीजिएगा, ये वाली जो आपने निकाली, ये जो लंब डालकर ये हाइट है। हाइट कितना है, √5x। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो √5 से √5 खत्म, और ये 2 बार में खत्म, और यहाँ से ये 16 बार में। इधर क्या बच गया, x गुना x, एक्स स्क्वायर। और यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, स्क्वायर उठकर उधर चल जाएगा तो रूट में चल जाएगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू 4 निकल गया। अब आपसे पूछा क्या है कि समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। तो समान भुजा कौन कौन सा दिख रहा है, ये वाली और ये वाली, तो इनमें से किसी को भी आप निकाल लीजिए। x की वैल्यू आपका 4 निकल गया, तो आप इसको निकाल लीजिए। 3x के जगह पर 4 को पुट कीजिए, 4 तिया 12। ये आपका राइट आंसर। ये यहाँ पर आप हीरोन फार्मूला लगाने से बच जाओगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हीरोन फार्मूला में आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, यानी अर्ध परिमाप निकालना होगा, फिर रूट अंडर फलना निकालना आपको करना होगा। हालांकि यहाँ से आप देखिए, ये चीज़ तो मैंने बट समझाने के लिए बताया है कि आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको मन ही मन कैलकुलेट करके आप फाइंड कर सकते हो। ये वाली भुजा है, थोड़ा सा आपका जो है माइंड थोड़ी सी एक्स्ट्रा चलनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? और वो होगा कैसे, आपकी प्रैक्टिस से। अब प्रैक्टिस कीजिए, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए बनाइए। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई इसकी लंबाई की 4 गुनी है, तो घनाभ की ऊंचाई इसकी लंबाई की 2 गुनी है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, आपके पास जो कहा गया है, आपके पास घनाभ में 3 चीजें होती है, लंबाई गुना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये 3 चीजें होती है कि नहीं? तो आपके पास लंबाई दिया है 4, और चौड़ाई जो बोल रहा है, चौड़ाई लंबाई का 4 गुनी, यानी लंबाई 4 है, इसका 4 गुनी 16। और ऊंचाई जो बोल रहा है, ऊंचाई इसकी लंबाई का 2 गुनी, यानी इसकी 2 गुनी। यानी कहने का मतलब लंबाई जो है, ऊंचाई जो है लंबाई का 2 गुनी 8। और अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तब कुछ दोस्त यहाँ पर 2 × LB + BH + HL लगा सकते हैं, लेकिन वो लगाने से आपका आंसर नहीं निकलेगा। कहने का मतलब कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये एक घनाभ है, जिसमें कहने का मतलब कि ये वाली क्षेत्रफल निकलेगा, ये वाला क्षेत्रफल निकलेगा, और ये वाला यानी सामने का और उसके जस्ट पीछे का, ये 4 ही चीज का क्षेत्रफल निकलेगा, ना कि पूरे। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ कि आप अपने रूम में खड़े हो जाइए और नहीं स्ट्रेट लाइन यानी दीवार को देखते हुए चारों साइड घूम जाइए। जितने भी दीवार आपको दिखे, ना तो ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, जो आपको दीवार दिखे उसी का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ रहे हैं? वही चीज का क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपका जो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 2 × L + B × H,
ना कि 2 × LB प्लस BH+HL, ये चीज़ नहीं, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर ये वाली फार्मूला की बात करते हैं 2 × LB प्लस BH+HL, ये वाली फार्मूला की बात करते हैं, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ना कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण में कहा जाए तो आपका जो छत होगा वो भी, और जो नीचे जहाँ पर खड़े हैं वो भी, उसका भी क्षेत्रफल आएगा, अगर आपका घर घनाभ आकार का है तो। बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप से, तो यहाँ पर आप मान को पुट कीजिए, देखिए क्या आता है। 2, L का मान कितना 4, B का मान कितना 16, और H का मान कितना 8। यहाँ से देखा जाए तो 2 × 16 × 4 = 20 × 8, तो 2 दूनी 4, 8 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप फार्मूला भूल गए तो फिर कैसे निकालिएगा? मान लेते हैं कि ये फार्मूला पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का आप भूल गए हैं, तो फिर कैसे निकालिएगा, है कि नहीं? तो चलिए मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ। आप इसमें नेमिंग तो कर सकते हैं ना, कि ये जो लंबी वाली भुजा है, ये वाली जो लंबी वाला हिस्सा है वो आपका एल है। क्या है? एल है। ठीक है। ये वाली जो हिस्सा है, ये वाली जो ये खड़ा खड़ी है, ये आपकी हाइट है। और ये जो ऐसे ये सुता हुआ ये वाली जो है वो आपका एच है। ये एच कहते हैं, बी है। क्या है? बी है। तो इस तरह का जो आपको हिस्सा दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, समझिएगा। देखिए, आपको जो बी एच वाला यहाँ पर अगर देखिएगा तो एक आयत दिख रहा है, एक आयत है। इसका क्षेत्रफल कितना बी एच है ना? तो जस्ट इधर है तो सेम, इधर भी सेम टू सेम है, तो एगो और बी एच। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो दो गो क्षेत्रफल ये बना, और एगो सामने ये वाली, और इसके पीछे जस्ट इसके सामने क्या है? एल एच। क्या है? एल एच। तो सामने एल एच तो उसके पीछे भी एल एच। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये जाकर पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। इसको देखा जाए तो बी एच प्लस इसको, यानी 2BH, और इसको देखा जाए तो 2LH। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। थोड़ा गौर से समझिएगा, काम से समझ में आएगा। तो यहाँ से कॉमन आप निकाल सकते हो क्या क्या, तो आपका जवाब होगा इसमें भी 2 है, इसमें भी H है, इसमें भी 2 है, इसमें भी H है। तो यहाँ से देखिएगा तो ये कॉमन क्या निकलेगा? 2H कॉमन निकल गया, अंदर में बच गया BL। क्या बच गया? B+L। यार यही सेम टू सेम फार्मूला है। अगर इसको अभी आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो सेम यही फार्मूला बनेगा। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना, इस वाले क्षेत्रफल को कैलकुलेट नहीं करना है, इस वाले क्षेत्रफल को कैलकुलेट नहीं करना है। और पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाए तो मैं सिंपल से एक आपको हिंट्स दे रहा हूँ। आप अपने रूम में खड़ा होइए और दीवार को देखते हुए चारों साइड घूम जाइए। जितने भी दीवार के क्षेत्रफल दिखे, सामने, आपके पीछे, बाएं दाएं, वो आपका पार्श्व हुआ। अगर संपूर्ण कहा जाए तो अगर आप छत के घर, यानी छत व पक्के के मकान में हैं, तो जो आपके ऊपर छत है उसका भी क्षेत्रफल, और जहां पर आप फर्श पर खड़े हैं उसका भी क्षेत्रफल, उसको आप संपूर्ण क्षेत्रफल कह सकते हो। तो इन दोनों में यही अंतर है। तो इसका राइट आंसर 320 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, भले ही दोस्त मैं 3D फिगर में उतनी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास कहने का मतलब कि 3D फिगर में विदाउट फेस नहीं हो सकता, मैं आपको समझा पाऊँ। अगर कोशिश करता हूँ कि आप समझ पाओ उस बात को रिलेट करके, तो बेहतर है। चलिए इस क्वेश्चंस को कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को
कहने का मतलब कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा अगर आपको आपकी इच्छा हो तो। ये नहीं कि आप सब्सक्राइब कर लिए और लाइक भी कर दिए लेकिन आपकी इच्छा ना हो, आप मेरे कहने पे नहीं, आपको लगे कि हाँ हमारे लिए बेनिफिट है, कहीं ना कहीं यह एक अच्छी वीडियो है, तो फिर आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये नहीं कि औरों की तरह मैं कहूँगा कि आप लाइक नहीं कीजिएगा तो मैं जल नहीं पीऊँगा, खाना नहीं खाऊँगा, मैं सब कुछ करूँगा। लाइक करना ना करना वो आप पर डिपेंड है, पसंद आएगा तो खुद लाइक कीजिएगा, नहीं आएगा तो मत कीजिएगा। लेकिन ये नहीं कि मैं जल नहीं पीऊँगा। अब मैं किसके बारे में कर रहा हूँ, जस्ट दोस्त मजाक कर रहा हूँ, कोई दिल पर मत लीजिएगा। हो सकता है उन टीचर के आप भी फाइन हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बस चलता है। नेक्स्ट देखिए, रूबी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो चलिए इसको दौड़ाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल पॉइंट मतलब कि मान लीजिए कि इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये चलना शुरू किया और डायरेक्शन का तो आपको पता होगा। अगर मैं कहूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ऊपर जाना होगा तो उत्तर, नीचे जाना होगा यहाँ से नीचे जाना होगा दक्षिण, और इधर जाना होगा तो पूरब, और इधर जाना होगा ये पश्चिम। ये बात थोड़ा सा नोट रखना है आपको, ठीक है। तो इसने कहा कि दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर गया। चलिए मैं इसको दक्षिण, हाँ चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो ये इसमें क्या कहा गया है, रूबी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर दौड़ती है। अगर इस बात को आप अगर समझ लिए इस डायग्राम को, तो आपका ये प्रश्न आसानी से बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब 5 किलोमीटर दौड़ती है, किधर, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मतलब इस पॉइंट से नीचे, यानी इसकी इनिशियल पॉइंट से नीचे 5 किलोमीटर, ठीक है, दौड़ती है। फिर पूर्व की ओर मुड़ती है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। पूर्व किधर, इधर, इसका मतलब इधर 7 किलोमीटर, ठीक है। और वह दाई मुड़ती है। दाई मुड़ने का मतलब कि ऐसे जा रहा है, आप इस जगह पर अपने आप को भी रख कर देखिए कि आप दाएं किधर मुड़ोगे, इधर जा रहे हो तो इधर, और 7 किलोमीटर चलता है। फिर कहा जा रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़ता है। बाएं मुड़ने का मतलब आप इधर जा रहे हो तो बाएं मुड़ने का मतलब इधर मुड़ना, और 8 किलोमीटर चलते हो। पुनः जो है आप अंत में दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलते हो। दक्षिण मतलब नीचे 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते, ठीक है। तो प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर किस दिशा में है, ठीक है। यानी इस पॉइंट, कहने का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिफरेंट कितना है, मतलब कि कितना दूरी है। तो इसमें कहा जा रहा है न्यूनतम, न्यूनतम दूरी लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि डायरेक्ट हम जोड़कर निकाल लें तो आप जोड़ोगे तो कुछ अलग आएगा। 7 5 12 7 19 8 27 8 35, जो कि ऑप्शन में भी नहीं है, तो आप नहीं मार सकते। इसका मतलब आपसे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो, या तो यहाँ से ऐसे लगाओ रेखा ऐसे, तो ये दूरी फाइंड करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना। तो इसको कैसे आप ऐसे ही कर सकते हो, समझिएगा बात को, ठीक है। तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिससे कि आप बेहतर समझ पाओ। अब यहाँ से समझिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा समझाने का कोशिश करता हूँ। अब यहाँ इस पॉइंट से जो है एक रेखा नीचे
बेस खींचिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब कुछ समझ में आपको आ रहा है कि अब ये वाला दूरी आप फाइंड कर सकते हो, क्योंकि समकोण त्रिभुज लगाकर आप जो है फाइंड कर सकते हो, है ना। कैसे? देखिए, यहाँ से यहाँ तक 7, इधर मतलब ये तो 5 हुआ, ये वाला 7 है, और यहाँ से यहाँ तक 8, तो यहाँ से इधर 8, ये टोटल दूरी यहाँ तक फाइंड हो गया। और इधर की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक 7, यानी यहाँ तक 7 मान सकते हो, और यहाँ से यहाँ तक 8, ये 8, ठीक है। तो अब देखा जाए तो ये टोटल कितना, 7 5 12 8 20, ये टोटल कितना 20, और इधर देखा जाए तो ये कितना 8 7 15। तो अब यहाँ पर ट्रिपलेट लगा सकते हो कि ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट कितना होगा। ऐसे तो आप फाइंड करते हैं तो यहाँ से निकालने का कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, आप यहाँ से निकालते हैं तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। तो आप अगर ऐसे कर लेते हो तो ये 20 15 25 का एक ट्रिपलेट बनता है। नहीं तो आप पाइथागोरस भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने 90 डिग्री बना दिया इसको। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये 20 15 25 का ट्रिपलेट यहाँ पर बन जाएगा। तो ये भुजा आपका जो है ई, और ये यानी यहाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, इसका दूरी 25 निकल गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ से ये देखा जाए तो आपका अब जो है ये फाइंड हो गया 25, ठीक है। तो अब 25 एक ही ऑप्शन में है, ज़्यादा सोचना भी नहीं है, दक्षिण पूर्व आराम से निकलेगा। इस पॉइंट से लेन कहने का मतलब, अगर आप चाहते हो कि और भी संतुष्ट हो जाए तो यहाँ से मिला दीजिए इस रेखा को, ऐसे खींचिए। ये इनिशियल पॉइंट, इधर पूरब और इधर दक्षिण, है ना। तो ये दक्षिण पूर्व हुआ, 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। हम मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। नेक्स्ट चलिए, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि तीनों छात्रों की आयु समान है तथा प्रत्येक छात्र और शिक्षक के आयु का अंतर 20 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? ठीक है, तो औसत और योग से रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको पता होगा। योग बराबर क्या होता है? औसत गुने कुल संख्या, औसत गुने कुल संख्या। क्या मेरी बात को समझ रहे? तो ये होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक और 3 छात्र का औसत इतना है, तो उनका योग क्या होगा, है ना। तो चलिए मैं इसका योग निकाल देता हूँ। और आगे कहा गया कि तीनों छात्रों की आयु समान है, ठीक है, प्रत्येक छात्रों की आयु समान है। तो छात्र की आयु को स्टूडेंट नहीं बी मान लेता हूँ, विद्यार्थी, और टीचर की आयु को टी मान लेता हूँ। यानी एगो टीचर और 3 गो विद्यार्थी, 3 गो विद्यार्थी की कुल आयु ये। और रियल में अगर कहा जाए तो औसत गुने कुल संख्या। औसत कितना 25, औसत कितनी है 25, और कुल कई गो 4 गो विद्यार्थी है, गुना 4। तो ये जाकर निकल जाएगा 25 चौके 100। कितना हो गया? 25 चौके 100, ये 100 वर्ष हो गया कुल आयु का योग। अब आगे कहा है कि प्रत्येक छात्र और शिक्षक के आयु का अंतर, यानी टीचर और विद्यार्थी के आयु का अंतर जो है 20 वर्ष का है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। इसका मतलब ये हमें एक इक्वेशन यहाँ पर ये मिल गया। अब हम फाइंड कर सकते हैं टीचर की आयु कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप टीचर की आयु बराबर कह सकते हो कि 20 प्लस, इसको इस वाले को अगर आप सोल्व करते हो तो 20 प्लस बी। तो क्या हम इस वाले में पुट कर सकते हैं टी बराबर 20 प्लस बी? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, इस वाले में आप पुट कर सकते हो 20 प्लस टी बराबर 20 प्लस बी। तो यहाँ पर 20 प्लस का बी, और ऑलरेडी 3 गो बी है, तो आप कह सकते हो ऑलरेडी 3 गो बी है। इन तीनों बी को जोड़िएगा तो बराबर में 100। तो यहाँ से ये 20 उधर चल जाएगा, और इधर एगो बी और 3 गो बी, 4 गो बी, और इधर हट जाएगा 100 में 20, तो ये 80। तो यहाँ से बी बराबर कितना आ गया 20। अब आराम से टीचर का आयु फाइंड कर सकते हो, है ना। टीचर की आयु बराबर क्या है 20 प्लस बी, 20, और बी का मान कितना 20। यहाँ से निकल गया टीचर की आयु
40 वर्ष। क्या मेरी बात को समझ रहे? समझ गए होंगे। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस रीजनिंग के क्वेश्चंस को। ठीक ठाक है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या चीज़ होती है, इस बात को थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए, प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ए से लेकर जेड तक की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे ए 1 पर आता है, जेड 26 पर आता है, इनमें से अगर जे की बात करूँ तो 10 आता है। इसी तरह से कुछ ना कुछ हर एक यानी अल्फ़ाबेट का कुछ ना कुछ नंबर होता है, तो उसका प्लेस वैल्यू है। तो अगर ये चीज़ अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। अन्यथा कहने का मतलब कि अगर याद है तो बिना हाथ पैर मारे भी आंसर आ सकता है। जैसे कहने का मतलब 12 2 14 2 16 2 18, इस सब में 2 2 का गैप है। और ये चीज़ मैं कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि हमें प्लेस वैल्यू याद है और आपको भी होनी चाहिए। इसमें भी देखा जाए तो 11 9 2 11 2 13 2 15, इसमें भी 2 2 का गैप है। इसमें देखा जाए 11 3, यहाँ पर 3 का गैप आ गया, 14 2 और यहाँ 2 16 2 18। हाँ, यहाँ पर देखा जाए 19 2 21, 19 21 2 23, 23 2 25। हाँ, इसमें भी 2 2 का गैप है, इसमें भी 2 2 का गैप है और इसमें भी, लेकिन इसमें एगो गैप एक्स्ट्रा आ गया, 3 का गैप बन गया यहाँ। तो यही भिन्न है कहने का मतलब। और थोड़ा सा डिटेल से समझाऊं तो मेरे उम्मीद से समझ तो गए होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ दोस्त ना समझे हों। जैसे कहने का मतलब L 12 पर, N 14 पर, P 16 पर, R 18 पर। उसी तरह से 9 11 पर, 9 I 9 पर, K 11 पर, M 13 पर, O 15 पर। इन सब का गैप आप देखिए कितना का है। यहाँ पर गैप देखिए 2 का गैप, यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर 2। सेम यही कंडीशन सबका प्लेस वैल्यू रखकर आप कर सकते हो। तो मेरे उम्मीद से आप समझ चुके हैं जो कि इसमें अलग होगा। ये 11 है, ये 14 है, ये 16 है, ये 18 है। यहाँ पर देखिएगा तो 3 का गैप बन रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, सब में बराबर गैप होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, चलिए बनाइए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, 6 व्यक्ति ABCDEF एक सीधी रेखा में उत्तर दिशा के सम्मुख खड़े हैं और जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। DF का निकटतम पड़ोसी है। 1 मिनट, फिर से मैं वॉइस चेक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्त अगर कोई आ जाता है तो थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम हो जाता है। कहने का मतलब पुनः वीडियो कट करके फिर स्टार्ट करनी पड़ती है, तो जिसके वजह से फिर हमें एडिटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। और मतलब कि स्टार्ट से अगर एंड तक चला तो फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होता, अगर बीच में कट लग जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आवाज़ को एक बार चेक कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वह सभी एक ही क्रम में हो, ABCDEF के क्रम में हो। तो यहाँ पर बोला है DF के निकटतम है, तो इसको कैसे करते हैं, सीधा पढ़ते जाइए करते जाइए। DF का निकटतम है, या तो ये कंडीशन हो सकता है, या F D के निकटतम है, या ये कंडीशन हो सकता है। 2 कंडीशन हो सकता है कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, क्योंकि निकटतम पड़ोसी बोला है, ये नहीं बोला है कि D के बाएं F है या F के बाएं D है, ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो आप ये 2 कंडीशन लेकर चल सकते हो। ए F के बाएं से चौथा है, F के बाएं से चौथा, यानी बाएं बाएं इधर जाना है आपको और दायां इधर जाना है, इस बात को नोट करना है, यानी इस पॉइंट से। तो F के बाएं, ए जो है F के बाएं चौथे हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा व्यक्ति कौन है, ए है। F के यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से F के बाएं चौथा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पर ए आ गया। F के बाएं ही है, इधर बायां, बायां F का इधर है, इधर दायां। क्या बात को समझ रहे, समझ रहे हो। अब आगे देखिए, और F रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, यानी F जो है यहाँ पर अंतिम छोर पर नहीं है, यानी ये जस्ट दायां पर नहीं है। तो ये कंडीशन भी अभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि ये वाला होगा कि ये वाला, क्योंकि इसमें कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 व्यक्ति, और इसमें 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गया। तो अभी भी लग रहा है कि दोनों सही है। तो आगे देखते हैं, डी जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है,
डी जो है बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी के बाएं दूसरे स्थान पर। तो बी को अगर यहाँ पर बैठा दूं, पहला दूसरा, ये वाला कंडीशन सही है। अगर बी को मैं यहाँ पर बैठा दूं, यहाँ पर, तो बी के बाएं पहला और ये दूसरा। तो अब इसमें व्यक्ति गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो गया, जो कि इसने कहा था 6 ही व्यक्ति है, जो कि ये वाला अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कहा है कि सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं। इसमें 6 व्यक्ति आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति आ चुका है। तो इसने अब कहा कि सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बैठेगा। सी कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर। 5 व्यक्ति बैठ गया, एक ही व्यक्ति कोई बचा होगा, यानी इनमें से कोई एक ही व्यक्ति बचा होगा। तो कौन एक व्यक्ति है? एफ। एफ बचा हुआ है तो एफ यहाँ पर बैठ गया, यानी ये वाला लाइन सेटिस्फाई कर गया। तो अब देखा जाए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अंतिम पर कौन है? एक ये है और एक ये है, ए और बी अंतिम पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, चलिए, एक समूह में, देखिए इसमें पिछले वीडियो का भी मैंने क्वेश्चन लिया जो छूट गया था, ऐसा नहीं कि मैं उस वीडियो का इसमें क्वेश्चन नहीं ले लिया हूँ दोस्त। भले ही दोस्त मैं कम क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सही तरीके से कराऊंगा कि वो तरीका आपको एग्जाम में काम आए। बात समझ रहे हैं? ना कि आप ऐसे ही फालतू का जो मन सो कर रहे हैं, नहीं। ये सब क्वेश्चन उस टाइप का क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, एक समूह में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 10/2 15/2 के अनुपात में है। यानी बॉयज और गर्ल्स के अनुपात की बात करें तो ये 10/2 और ये अनुपात 15/2 है, ये बोल रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि एक लड़का और 3 लड़कियां शामिल हो जाए तो ये अनुपात कितना हो जाता है? तो समूह में मूल रूप से लड़कियों की संख्या कितनी है? ठीक है, मूल रूप से लड़कियों की संख्या कितनी है? इसका ये वाला अनुपात थोड़ा सा अनपट्टन नहीं लग रहा है, यानी थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा है? लग रहा होगा। तो आप ऐसे इसका 2 कटा सकते हो, या 5 से ये 2 बार में, ये 5 से 3 बार में कटा सकते हो। इसका मतलब ये वाला कट कर अनुपात क्या बन जाएगा बॉयज और गर्ल्स का? नहीं, 2:3 बन जाएगा, जो आपको ये 10/2 और 15/2 दिया था, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। फिर कहता है कि अब यहाँ पर ये लड़का और लड़कियों की अनुपात पता चल गया। तो मान लेते हैं कि लड़का 2x है और लड़कियां 3x है। तो अब इक्वेशन बना लेते हैं कि लड़का एक लड़का बढ़ा है और 3 लड़कियां बढ़ी है। पहले लड़का 2x था और एक लड़का और बढ़ गया। पहले लड़कियां 3x थी और 3 लड़कियां और बढ़ गई। तो ये जाकर अनुपात बन गया। कहने का मतलब 1/2। इसका भी अनुपात देखते हैं, चेंज कर देते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया है 1/2 और 1/3। इसको सीधा कीजिएगा तो ये 3:2 बन जाएगा। बॉयज और गर्ल्स का अनुपात क्या बन जाएगा? 3:2। इसका मतलब ये 3/2 है। जिसको मैंने किया, कैसे किया? 13 को गुना करके किया, जो कि आप भी कर सकते हो। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, जो होगा अब जिसके बारे में पूछेगा उसके जगह पर पुट कर दीजिएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4x प्लस 2, 3 तिया 9x प्लस 9। तो यहाँ से ये हो जाएगा, x घटाइएगा तो 5x, यानी 2 दूनी 4। कहीं गलती तो नहीं किया दोस्त? देख लेते हैं।
उधर घटाएंगे 5x और इधर घटाएंगे तो 9 में 2 जाएगा तो 7। ये तो गड़बड़ कहीं लग रहा है, या तो सवाल गलती है या फिर मैं गलती कर रहा हूँ। हो सकता है, गलतियाँ हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ से देखा जा रहा है तो ये तो 7 आ रहा है, 5x 5/7 आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आंसर गड़बड़ दिख रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ कि क्या मैं सही में गलत कर रहा हूँ। 5 दो दो को तो कटा, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। ठीक है, और फिर इधर 1/2 और 1/3 हो जाता है जब 3 लड़कियों को शामिल करते हैं। 3 लड़कियां 1 लड़का, तो ये 3/2। एक बार मैं जो ओरिजिनल पीडीएफ है उससे मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये क्वेश्चन गलती है या फिर मैं कहीं पर गलती कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्त, जो भी करना होता है हम ही को करना होता है, चाहे टाइपिंग करना हो, चाहे वीडियो रिकॉर्ड करनी हो, सारा कांड हम ही को करना होता है, जिसमें हो सकती है गलतियाँ। बात समझ रहे हैं। 1 मिनट, ये कल वाला क्वेश्चन था, पेपर 2 मॉक टेस्ट 2 का, जो मैंने बनाया हुआ था। किधर गया किधर गया, देखते हैं। ओह हाँ, गलती तो है, ये 16/2 था। ये क्या है, 16/2। तो आप पूरा समझाने में फिर उतने टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। जब कई प्रतिरोध क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए उस प्रतिरोध को। इसका कहने का मतलब कि है आपके पास बहुत सारे प्रतिरोध हैं, R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, डॉट डॉट डॉट, यानी बहुत सारे है। तो अगर इसको किस क्रम में जोड़ें कि न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो, संयुक्त प्रतिरोध जो है, यानी कहने का मतलब मैं अगर 3 ठो लेता हूँ, मान लेते हैं 3 ठो ही लेता हूँ, तो इसको किस क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ें। तो ऐसे करने में आपको हो सकता है थोड़ी सी हिचक हो, या डायरेक्ट आप याद रख सकते हो कि समांतर क्रम में जोड़ने पर कम प्राप्त होता है, यानी सबसे न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है, यानी जो भी संयुक्त प्रतिरोध होता है इन सभी में से कम प्राप्त होगा। अगर एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं समझाते हैं दोस्त। मान लीजिए R1 2 है, R2 4 है, R3 6 ओम है। ठीक है, इतना है, ये इतना है। इसको अगर मैं सीरीज कनेक्शन में जोड़ूं, श्रेणी क्रम में मैं अगर जोड़ूं, तो श्रेणी क्रम में सीधा क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में देखा जाए तो इसमें सीधा संयुक्त प्रतिरोध, यानी संयुक्त प्रतिरोध जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो R1 का मान 2, R2 का मान 4, R3 का मान 6, तो यहाँ पर 12 निकल गया। कितना आ गया, 12 ओम। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन सभी से अधिक प्राप्त हो रहा है, इन सभी से अधिक प्राप्त हो रहा है। अगर मैं श्रेणी क्रम में देखूं तो, यानी श्रेणी का समांतर क्रम में देखूं, पैरेलल कनेक्शन में देखूं, तो पैरेलल कनेक्शन का जो होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3, ये क्रम चलता है समांतर क्रम में, है ना। तो यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा, R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा R1 का वैल्यू कितना, 2, R2 का 4, R3 का 6। इसको सोल्व कीजिएगा तो ये जाकर निकल जाएगा आपका, इन तीनों का एलसीएम कितना, तो आपका जवाब होगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 12। तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट, यानी टोटल है ये जो निकलेगा ये R इक्विवेलेंट निकलेगा। ठीक है, तो ये जाकर 6 3 9, 2 11, यानी 12/11/12। इसको सीधा कीजिएगा तो R इक्विवेलेंट बराबर निकल जाएगा
12/11 यानी 1 पॉइंट समथिंग में कुछ 09 इतना निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी प्रतिरोध दिया हुआ है, जो भी प्रतिरोध है वह सबसे कम मान निकला है। इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है। तो संयुक्त प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से कम निकला है कि नहीं। तो किस क्रम में? समांतर क्रम में। इसको बोला जाता है समांतर क्रम और इसको बोला जाता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ना होता है और इसमें उल्टा करके जोड़ना होता है। ये दो क्रम होते हैं, इन क्रम को समझना है और आंसर सही मारना है। अन्यथा ये सब डायरेक्ट आप याद रख सकते हो, अगर ना भी समझ में आए तो आप एग्जाम्पल बनाकर निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलिए, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसकी फोकस दूरी डैश के रूप में व्यक्त होगी, यानी कितना होगी। ठीक है। तो एक बात तो पता है कि जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कह सकते हो कि r/2 होती है कि नहीं। तो यहाँ से आप 30/2 लगाकर 15 तो निकाल दोगे। क्या 15 दो ऑप्शन में ये भी है, ये भी है, क्या ये दोनों ऑप्शन सही है क्या? नहीं दोस्त, यहाँ पर कहा गया है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। इसका मतलब आपको चिन्ह परिपाटी आना चाहिए, है ना। अगर मैं कहने का मतलब कि अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण का फिगर किस तरह आप लोग बनाते हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है। हमेशा आपको जो जिधर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब कि जिधर ये मिरर वाले का जो हिस्सा होगा ये कली या रज्जित है, यानी जिधर पेंट नहीं किया हुआ रहेगा, इसको आपको हमेशा बायां साइड रखना है। चाहे वह कोई सा भी दर्पण आप बना रहे हो, अवतल बनाओ चाहे उत्तल बनाओ, हमेशा इधर रखना है। ये वाले क्षेत्र जिधर प्रतिबिंब बनता है, इस वाले क्षेत्र, बात समझ रहे हैं। यानी जिधर पेंट ना किया हो उसको बायां साइड रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे दोस्त अवतल दर्पण बनाने के लिए कहेंगे तो इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से बना सकते हैं। और ये यहाँ पर अगर आप जब करने लगोगे तो गलती हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि आप ऐसे इसको यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है। तो इसमें दो कुछ चीज़ें होती है, ये ध्रुव होता है यानी पोल, उसके बाद एफ यानी फोकस, उसके बाद ये वक्रता त्रिज्या, है कि नहीं। और वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है ना। तो ये आपको 30 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी गई है। ठीक है, यानी त्रिज्या दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी यहाँ पर है ना। तो ये पूरा अगर 30 है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 15 होगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? 15, लेकिन क्या माइनस की प्लस। तो जब भी आपको बायां साइड जाने की बात करें, ये ध्रुव से ये जो पोल है पी जो मैंने दर्शाया, ये जो पी पॉइंट दर्शाया, इस पी पॉइंट से जब भी इधर जाने की बात करें तो आपको माइनस लेना है। क्या लेना है? माइनस। और जब भी इधर जाने की बात करें, इस पी पॉइंट से इधर जाने की बात करें तो आपको प्लस लेना है। तो यहाँ से आपका ये आंसर -15 सेंटीमीटर निकल जाएगा। है इस बात से सेटिस्फाई हो सकते हैं। और भी कुछ पॉइंट है, जैसे आपको यहाँ पर ऊपर जानी होगी, जैसे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो ऊपर जाना होगा तो प्लस लेना होगा, और इस जो ये रेखा है इससे नीचे जाना होगा तो आपको माइनस लेना होगा। बात समझ रहे? तो ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार यही कहा जाता है। बात समझ रहे? तो ये इसका राइट आंसर आपको 15 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और भी इस टाइप का लिया हूँ जो कि हो सकता है आगे क्लियर हो जाए आपका। नेक्स्ट चलिए, कहा जा रहा है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति बताइए। अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो क्या होगा? कहने का मतलब कि आप यहाँ पर हो और आप ऊपर गेंद फेंक दिए, और 10 सेकंड बाद जो है 10 सेकंड लगाए ऊपर जाने तक में,
लंबवत फेंकी गई है और गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है। 10 सेकंड यानी 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड आने में, 10 सेकंड में वह पुनः लौट आती है। तो फेंके जाने की गति क्या होगी कि जब आप फेंक रहे थे तब आपकी गति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। वो कौन सी? जब आप फेंक रहे हो तो फेंके जाने वाली गति आपसे पूछ रहा है, यानी प्रारंभिक वेग आपसे पूछ रहा है। अंतिम वेग वह कहीं ना कहीं ऊपर जाकर रुका होगा, है कि नहीं? यानी प्रारंभिक वेग आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं अंतिम वेग जो होगा कहीं ना कहीं ऊपर जाकर वह रुका होगा, यानी अंतिम वेग 0 लेना होगा। और आपके पास जी का मान दिया है 10, तो जी बोले या ए बोले दोनों एक ही बात होता है। ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है। अब जी भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, यानी ए का वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? इन तीनों से रिलेटेड या टी भी लगा सकते, टी आपके पास समय भी 10 सेकेंड दिया गया है, 10 सेकेंड दिया गया। इन सब से रिलेटेड कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है क्या? अगर याद आ रहा है तो लगा सकते हो। तो कौन सा फार्मूला? v बराबर u प्लस ए टी। क्या ये फार्मूला आपने पढ़ा है? गति का प्रथम नियम, है कि नहीं? तो ये चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो आपके पास v कितना है? 0। प्रारंभिक वेग निकालना है। a कितना है? a 10। और t कितना है? 10। t भी कितना है आपके पास? 10। तो यहाँ से देखा जाए तो ये तो 0। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है, जब आप ऊपर फेंक रहे हो तो त्वरण निगेटिव लेना है। क्या करना है? निगेटिव लेना है, क्योंकि जब मुक्त रूप से ऊपर से गिरेगा कोई वस्तु तब आपको त्वरण जो है पॉजिटिव लेना है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इसका मतलब इस त्वरण को आपको निगेटिव लेना होगा। क्या लेना होगा? निगेटिव। और यहाँ निगेटिव होने का मतलब ये भी निगेटिव है ना। तो u बराबर यहाँ से u बराबर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर इसको ऐसे आप घेर सकते हो, नहीं भी करोगे तो इतना चीज समझ सकते हो। माइनस प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 100। तो यहाँ से u बराबर देखा जाए तो 100 मीटर आ गया, 100 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये 100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मेरे उम्मीद से ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब फार्मूले का खेल है दोस्त, समझना चाहिए, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट चलिए, हाँ ये क्वेश्चन जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक क्या होगा? तो उत्तल दर्पण मैंने क्या कहा कि जब भी आपको फिगर बनाना है, रंगा हुआ भाग आपको दायां साइड रखना है, रंगा हुआ भाग दायां साइड रखना है, और जिधर नहीं रंगा रहेगा उसको बायां साइड रखना है। तो इधर नहीं रंगा है और ये उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से बनता है ना। तो अगर मैं ये इस पर मुख्य अक्ष खींच दूं और ये आपका ध्रुव हो जाएगा, इसका जो फोकस दूरी किधर रहेगा? जिधर मुड़ा रहेगा ये वाला हिस्सा, ये कहीं ना कहीं गोलीय दर्पण का यानी गोलीय भाग का हिस्सा रहता है, कोई चाहे उत्तल दर्पण रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, है ना। तो पी एफ इधर रहेगा, सी भी इसका इधर ही रहेगा, सेंटर भी इधर रहेगा। तो एक बात बताइए, ध्रुव से जो है फोकस दूरी किधर है? इस बिंदु से, इस बिंदु से फोकस दूरी किधर है? इधर है। और इधर होने का मतलब पॉजिटिव, इधर होने का मतलब पॉजिटिव। अभी पीछे भी बताया पॉजिटिव यानी धनात्मक। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में हमारे उम्मीद से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट दोस्त, आप ही लोगों ने कहा कि आप कुछ फिजिक्स के भी क्वेश्चंस को लीजिए, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है नीड हो इस तरह की क्वेश्चंस की आपको, तो मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड करने का कोशिश किया होगा, किए हैं। तो हो सकता है आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो बताइएगा, तो और भी आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर दूंगा, जो कि एक साथ आपके मैथ, रीजनिंग और साइंस भी होते रहेगा। बात समझ रहे? तो चलिए, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, एक 4 ओम का प्रतिरोध तार को आधे से मोड़ दिया जाता है, तो
तार का नया प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब आपके पास एक 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, यानी इतनी बड़ी एक प्रतिरोध तार है। ठीक है, तो इसने कहा कि आधे से मोड़ दी। ये टोटल 4 ओम की थी। कितनी ओम की थी? 4 ओम की। इसने कहा कि आधे से मोड़ दीजिए, यानी यहाँ से इसको मोड़ दीजिए। तो यहाँ से मोड़ने का मतलब क्या? ऐसे ले गए और ऐसे इसको मोड़कर ऐसे ला लिए, ऐसे ला लिए। ठीक है, आधा आधा कर दिए दोनों साइड, इसको मोड़ दिए। तो अब इस नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी ये जो प्रतिरोध भी है आधा आधा हो गया, 2 ओम इधर और 2 ओम नीचे। ठीक है, तो पहले 4 ओम था, अब प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं आप इस तरह का फिगर देखे होंगे। कुछ इस प्रकार से आपने फिगर देखा होगा कि ये R1 है, ये R2 है। जब इस तरह का फिगर रहता है तो आप क्या कहते हो कि ये समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो अब यहाँ से R इक्विवेलेंट निकालिएगा, तो क्या निकालिएगा? 1/R1 प्लस 1/R2। आपके पास R1 भी 2 है और R2 भी 2 है। तो घुमा फिरा के यहाँ से देखा जाए तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 कितना है? 2 प्लस 1/R2 भी कितना है? 2 ओम। तो यहाँ से सोल्व इसको कीजिएगा तो मेरे उम्मीद से R इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा। इतना आप सोल्व कर सकते हो। R को कहीं ना कहीं R इक्विवेलेंट सीधा में बराबर ला सकते हो। तो ये 1 ओम हो जाएगा, 2 ओम नहीं, 1 ओम। इतना हो जाएगा, सोल्व कीजिएगा तो ये 1 ओम बन जाएगा R इक्विवेलेंट। तो ये इसका राइट आंसर 1 ओम हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो समझ रहे होंगे दोस्त। नेक्स्ट, तो ये टोटल क्वेश्चन जो पिछले वीडियो का जो बाकी रह गया तो उसको भी मैंने करा दिया, और जो आज मैंने नया क्वेश्चंस को लिया वो भी करा दिया। मेरा अभी तक जितने भी वीडियो होंगे एक भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिला होगा। एक भी क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं करता हूँ। भले टाइप हो सकता है सेम, लेकिन क्वेश्चन का डाटा अलग रहेगा, टाइप अलग रहेगा। मतलब कि रिपीट क्वेश्चन मैं लगभग 70 वीडियो एलपी टेक्नीशियन का सीरीज में कराया, जो कि उनमें से आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कराया हूँ। यानी कहने का मतलब 70 वीडियो में अगर मैं 20 क्वेश्चन भी एवरेज मानता हूँ तो 1400 क्वेश्चन कराया, और 1400 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं कराया होगा। नहीं तो आप देखिएगा, तो कहीं ना कहीं 1400 क्वेश्चन कोई आम बात नहीं है दोस्त कराना। बात समझ रहे हैं? तो मैंने इतना कराया है। हालांकि अभी भी आपके लिए ये वीडियो भी एएलपी टेक्नीशियंस के लिए भी काफ़ी है, सीबीटी एग्जाम के लिए। बात समझ रहे हैं? तो आप आराम से बेफिक्र होकर हमारे साथ मैथ और रीजनिंग के सीरीज के साथ जुड़े रहिए। कहीं ना कहीं इस सीरीज को भी मैं सोच रहा हूँ कि 50 तक ले जाऊँ, ताकि आपके अगर आने वाले एनटीपीसी ग्रुप डी, एनटीपीसी ग्रुप डी में भी काम आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? कहीं ना कहीं एनटीपीसी ग्रुप डी में इससे भी लो क्वालिटी का पूछेगा। बात समझिएगा, ठीक है? तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो मौके बाद और क्या बोलूँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर दीजिएगा क्यूआर स्कैन करके, या तो फिर डायरेक्ट आप इस नाम को भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आराम से पीडीएफ मिल जाएगा। हालांकि जो 70 वीडियो का सीरीज चलाया था उस वीडियो का टोटल पीडीएफ मैंने जो है टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो विथ सॉल्यूशन के साथ। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, जो ये नीचे का बचा हुआ हिस्सा है, जो ये इम्पोर्टेंट हिस्सा है, कहना भी चाहिए। तो अगर यहाँ तक रुके हैं, अगर पसंद आई होगी, अगर लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिट दायक चैनल है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा। ये बात हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक बहुतों के मुंह से सुन चुके होंगे, है ना? तो हमारी हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दोस्त लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बात समझ रहे हैं? इससे हालांकि आपके लाइक से हमें ज़्यादा मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन सोशल सपोर्ट ज़रूर मिलता है, थोड़ा दिल को सुकून मिलता है कि जो मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिट हो रहा है।
ये पता चलता है। ठीक है, तो और थोड़ी सी हमारी सपोर्ट करने के लिए हो सकता है किसी जो भी है, जो पढ़ाई से रिलेटेड दोस्त वगैरह है या तो स्टडी ग्रुप है जो कंपटीशन की दुनिया में अभी तक हैं, तो उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी भाई हमारे साथ जुड़ सके। तो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।